में कितने लोग इंटरव्यू वाले हैं? दो ही लोग हैं? किस चीज़ का क्लास है ये? करंट का? हमको बताया गया है कि ये इंटरव्यू क्लास है और उसके लिए करंट डिस्कस करना। देखिए, चीज़ों को समझना होगा आपको कि इंटरव्यू का जो करंट अफेयर्स होगा और जो मेंस या बीपीएससी या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। हम थोड़ी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि अंतर किस सेंस में होता है। अब देखिए, आप मेंस पास करके इंटरव्यू के पास पहुंचे हुए हैं, वहां आपसे ये नहीं पूछेगा कि मान लो अभी मनरेगा का बिल, नया बिल आया है, पास हो गया है, तो मनरेगा को जो रिप्लेस कर रहा है उस बिल के बारे में पूरा प्रोविजन लिखिए, ये बताइए। इंटरव्यू में ऐसा नहीं पूछेगा। इंटरव्यू में जो पूछेगा, कभी कभार फैक्चुअल जाता है तो डिफरेंट एस्पेक्ट पे जाता है कि अच्छा ठीक है, इसमें क्या चेंजेज आया पिछले बिल से और इस बिल में क्या अंतर है। लेकिन अगर यही मेंस के लिए पढ़ेंगे तो फिर आपको उसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ना होगा। पूरा का पूरा प्रोविजन पढ़ना होगा कि कैसे पुराने मनरेगा के बिल में क्या था, पुराना मनरेगा एक्ट जो था वो क्या था, नया जो वीबी जी राम जी जो आया है उसमें क्या है। तो दोनों के इसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो करंट जो है एक जगह जहां आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, वहां का करंट दूसरा हो जाता है और इसका करंट दूसरा हो जाता है। समझ रहे बात को? तो अ, कैसे प्रोसीड करें बताइए। किनका इंटरव्यू है? आपका और आपका। हम लोग थोड़ा सा फोकस इंटरव्यू ओरिएंटेड ही रखते हैं क्योंकि इनका प्राइमरी चीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग का क्या मतलब, प्रीलिम्स का है या मेंस? मेंस कितने, 71वीं या 72वीं, किसका रिजल्ट आया है अभी प्रीलिम्स का? तो उसका मेंस है अभी मई में। अच्छा, तो आप अकेली हैं, बाकी सब प्रीलिम्स वाले हैं? देखिए, ये तो मिक्स हो गया। तो फिर मिक्स हो गया में अभी देखिए, प्रीलिम्स में वन लाइनर चलेगा, आप लोग को भी पता है कि कैसा करंट अफेयर्स पूछता है। मेंस में डिस्क्रिप्टिव जैसे ही आएगा वहाँ आपका एनालिसिस होता है। लेकिन हम लोग आज चलते हैं, चलिए, जब मिक्स क्लास है तो हम लोग एक मिक्स अप्रोच रखते हैं। कॉपी में कुछ नहीं जाएगा, केवल दिमाग लेंगे, खोलेंगे और समझेंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग कहाँ फॉल्ट करते हैं, कहाँ हमारा प्रॉब्लम, पढ़ने के बावजूद, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए उसके बावजूद दिक्कत आना शुरू हो जाता है, वो एरिया क्या होता है। हमको पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। एक ही टॉपिक से जब आप समझ जाएंगे कि प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकता है, मेंस में कैसा पूछ सकता है, और यही क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछेगा तो कैसे पूछेगा या कितना आंसर देना है, जब आप इस चीज़ को समझने लग जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन, वो जो टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाता है। छोटा सा एग्जांपल, फिर से उसी एग्जांपल को लेते हैं, मनरेगा, और अभी चूंकि करंट में सबसे ज़्यादा वही है, और वीवी जी राम जी जो है वो उसको अगर पूछता है इंटरव्यू में कि अच्छा आजकल तो वीवी जी राम जी जो आया है मनरेगा को रिप्लेस किया है, उसके बारे में बताइए। तो आप समझिए कि अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा आंसर देंगे तो वो नहीं सुनेगा आपका आंसर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप बहुत लंबा आंसर दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि आप जब लंबा, अभी हम लंबा भाषण देना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, सुनेगा ही नहीं, इनपुट लेगा ही नहीं। लेकिन मेंस में आपको कितना लिखना है? हो सकता है 3 पेज लिखना है, 35 नंबर का क्वेश्चन हो, 30 नंबर का क्वेश्चन हो, 20 नंबर का क्वेश्चन हो, तो उसके हिसाब से आपको वर्ड्स लिमिट में लिखना है। और प्रीलिम्स में पूछेगा तो फिर उसको नॉर्मल पूछेगा कि भाई 100 दिन से बढ़ा के कितना दिन किया नए एक्ट में, तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है। तो हमको समझना पड़ेगा कि टॉपिक को कैसे हम होलिस्टिक व्यू में देखें, पूरे, जिसको बोलते हैं कि समग्र रूप से देखना। और फिर उसके बाद एक ही टॉपिक को 3 ढंग से सोचेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है।
मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है और इंटरव्यू में आएगा तो क्या आ सकता है। जब आप खुद ही क्वेश्चन जनरेट करके पढ़ना शुरू करते हैं तो करंट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कितने लोग बुक्स जो है वो बुक्स उठाते हैं करंट अफेयर्स का, उसको रट जाते हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है आपके आगे तो आपको लगता है कि अरे छूट गया, मिस हो गया, ये तो पढ़े ही नहीं। प्रीलिम्स वाला या मेंस वाला? प्रीलिम्स में तो 1 मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है, तो वहां आपको अगर या तो हाँ है या ना है। अगर यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेस चलता है। जब आपको ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों का समझ आता है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने लग जाते हैं। लेकिन जब पूरा प्योर फैक्ट पूछा है वहाँ या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेंस में यहाँ पे गेम हो जाता है। मेंस में क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछा कि किसी भी चीज़ पे, कि मान लीजिए इंडिगो अभी एयरलाइंस का आप लोग सुने होंगे कि बहुत क्राइसिस हुआ है बीच में, तो पूछ दिया कि इससे भारतीय जो सिविल एविएशन है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझ में आता है ना, वर्ड यूज करेंगे तो नागरिक उड्डयन जिसको बोलते हैं, सिविल एविएशन है, तो इंडिया का जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एविएशन इंडस्ट्री पे। अब वो पूछा इम्पैक्ट, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि थोड़ा बहुत अगर आप अवेयर हैं चीज़ों को लेके कि इंडिगो में क्या हुआ था, और अगर नहीं भी हुआ है। मेरा एक दोस्त था जो अभी आईएएस है यूपी कैडर में, उसको एक बार पूछा था एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, कि अल शबाब जो है उसका यूएन से डील हो गया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेस्ट अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट रीजन पे। तो देखिए अब क्या वो सोचा कि यूएन से डील किया है, उसको अल शबाब किसी को नहीं पता था। दो चीज बता, उस एग्जाम में हम भी लिख रहे थे मेंस, वो भी लिख रहा था, उसको नहीं पता था कि अल शबाब क्या, और हमको भी नहीं पता था क्या है। हम सोचे कि भाई यूएन से डील हुआ है, मान मान लग रहा है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूएन से डील हुआ है तो पीस होगा। वो समझा कि कोई एनजीओ है और यूएन से डील हुआ है तो हो सकता है कि ये उस रीजन में कुछ काम अच्छा करेगा। अब देखिए दोनों आदमी इंटेलिजेंट गेस किए यहाँ पे। अब अल शबाब क्या है, अगर वो जान रहे होते तो उस क्वेश्चन को लिखना क्या था, बहुत आसान था। बाद में हम लोग गूगल किए तो अल शबाब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन निकला था जिसका यूएन से ये हुआ था। तो कहने का मतलब फिर भी वो उस एग्जाम में आईएएस बना। तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन से बायां दायां होता है, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी हमको बहुत इंटेलिजेंट गेस करना भी पड़ता है कि ये अल शबाब जो है वो क्या था, वो समझ गए, और यूएन के साथ डील का इम्पैक्ट क्या होगा उस रीजन में, तो वो लिखना कौन सा बड़ा बात है, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरे दिमाग में है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल शबाब का, 2 पेज भरना भारी काम है कि अल शबाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर यूएन से डील हुआ है तो कुछ पीस डील ही साइन हुआ होगा। यूएन तो ये नहीं बोलेगा कि चलो हम डील करते हैं, तुमको बारूद देंगे और तुम उड़ाते रहो। इतना तो यूएन के बारे में पता ही है कि यूएन करेगा तो अच्छा ही काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारा चीज आपको एक नॉर्मल अवेयरनेस अगर है चीजों का, तो आप जो भी एग्जाम अभी हो रहा है, चाहे यूपीएससी ले लें, बीपीएससी ले लें, ये सारा जो है वो आपके अवेयरनेस को चेक करता है। हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बुक उठाते हैं, अच्छा मार्केट में आज ये नया बुक आ गया, ये नया बुक आ गया, ये नया बुक आ गया, इसको खरीदते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे तैयारी नहीं होता है। तैयारी होता है कि कुछ सेलेक्टेड बुक पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए और अपना अवेयरनेस लेवल को उस लेवल पे ले जाइए कि अगर आपको उस समय इंटेलिजेंट गेस भी करना पड़े तो बहुत अच्छे से गेस करके उसको लिख के चले आते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ हम इंटरव्यू पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स को पहले। जैसे सबसे पहले, और कुछ आप लोग जैसे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग भी बोलेंगे कि कुछ टॉपिक्स है, फिर कलेक्शन देंगे। मेनली हम यहाँ इंटरव्यू क्लास के लिए ही आएंगे, अगर फर्दर भी आएंगे तो अभी थोड़ा मेरा अपना इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो अभी हम प्रीलिम्स और मेंस का नहीं ले पाएंगे क्लास। तो मोस्टली हम लोग इंटरव्यू पे ही फोकस करेंगे, और उसमें हम लोग राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यू में हमको पूरे क्रक्स को छोटे समय में प्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो आप लोग पहले कभी इंटरव्यू दिए हैं? पहला है, क्या सब्जेक्ट था ऑप्शनल? ज्योग्राफी। आपका? ज्योग्राफी।
चलिए, दो ज्योग्राफी वाले हैं तो ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक उठाते हैं। शायद आप न्यूज़ में देखे होंगे। कौन बोले थे अरावली? चलिए, करंट अफेयर्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा बात है। अब देखिए, ये टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट से, मेंस पॉइंट से और इंटरव्यू पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से पूछेगा अगर प्रीलिम्स में। लोकेशन, क्या, किस किस स्टेट से गुजर रहा है। इसका वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूछ सकता है कि भैया कहाँ है, हिमालयन से पहले है, हिमालय के बाद है, इस तरह से। क्या, ये हो सकता है। इन्वायरमेंट अगर एस्पेक्ट से देखेंगे तो क्या कर सकता है इसके बारे में आपको, यहाँ का फ्लोरा फौना, जंगल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कि क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है, कुछ है अगर एक पर्टिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में जियो फिजिकल फेनोमेना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, भूगर्भिक, कुछ ऐसे ही होता है, क्या बोलते हैं जियोलॉजिकल फेनोमेना को, समझ रहे हैं? जियो, तो जियोलॉजिकल फेनोमेना है तो वहां पे कुछ ना कुछ प्राणी भी रहते होंगे, जंगल जीव जंतु भी रहते होंगे, कुछ पौधा होता होगा, कुछ एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता होगा, विशेष प्रकार के जानवर होते होंगे, तो इसके बारे में पूछ सकता है। और थोड़ा जाएगा तो पूछ लेगा कि क्लाउड वगैरह के बारे में, कि इसका जो वर्षा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अरावली रीजन है तो कौन सा रेन शैडो एरिया क्रिएट करता है, कौन सा बारिश करवाता है, ये सारा चीज। ठीक है। अगर ये थोड़ा करंट अफेयर्स से लेके पूछता है, अभी देखिए हम प्रीलिम्स मेंस पे ही घूम रहे हैं, इंटरव्यू पे जाएंगे इस पे बाद में थोड़ा सा। अगर ये करंट अफेयर्स को थोड़ा सा जोड़ता है तो आपको माइनिंग से पूछेगा, सारा खेला भी माइनिंग का ही चल रहा है। लेकिन इसके डीप डाउन ये इशू न्यूज में क्यों है, अगर ये आपसे हम एक लाइन में पूछे तो क्या है, किस चीज का डेफिनेशन? कौन कौन हाथ उठा के बोलिए तो पता चलेगा कौन बोल रहे हैं। हाँ, आपका तो समझ में आया। आप पेपर नहीं पढ़ रहे हैं क्या? ये पूछे कि अगर ये पूछा कि अरावली रीजन अभी न्यूज में क्यों है, एक लाइन में अगर बताना हो तो क्या है? हंड्रेड मीटर क्या, 100 मीटर मान लीजिए हम अपने छत से खड़ा हो गए और 100 मीटर नाप दिए। आसपास का भूमि या सी लेवल से मिनिमम पॉइंट। अब देखिए जब पढ़ रहे थे तब इस सब चीज पे ध्यान दिए, करंट अफेयर्स पे जो पढ़ रहे थे कि आसपास बोला कि मिनिमम सी लेवल से नीचे बोला, क्या इशू है, तो बस यहीं पे सारा चीज छुपा होता है। कोई भी चीज अगर हमको मेरे सामने करंट अफेयर्स पढ़ रहा है तो हम सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, ये सब टूल्स टेक्निक जब आप अपने पास रखिएगा ना, आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई करंट अफेयर्स मैगजीन का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ बुक, न्यूज़पेपर और एक आध एनालिसिस वीडियो कहीं सुन लिए तो सुन लिए, आपका काम निकल जाएगा। अरावली न्यूज़ में क्यों है, तो भैया अरावली न्यूज़ में इसलिए है कि इसके डेफिनेशन को, जो अरावली पहाड़ किसको माना जाएगा अरावली श्रेणी में, उसके डेफिनेशन को सरकार चेंज कर दिया। एक लाइन में पूछे, अगला क्वेश्चन जनरेट होगा कि भैया पहले क्या डेफिनेशन था, अब क्या डेफिनेशन हो गया। तो पहले जो था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसका डेफिनेशन चलता था, वो बोलता था कि अगर कोई मिनिमम हाइट, मतलब जो सी लेवल से जो मिनिमम हाइट है उस एरिया का, किसी राज्य में, मान लीजिए वो तो हरियाणा से गुजर रहा है, दिल्ली से गुजर रहा है, राजस्थान, गुजरात ऐसे जा रहा है, तो जिस रीजन का हम देख रहे हैं वो रीजन का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है सी लेवल से, उससे
जो मिनिमम हाइट कोई है, वो मिनिमम हाइट डिपेंड, स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर रहा है। जैसे कि राजस्थान में वही 115 मीटर हो गया था। 115 मीटर से ऊपर जो है और 3 डिग्री स्लोप पे है, समझिएगा यहाँ पे कि मतलब 115 राजस्थान वाले केस में है, सब जगह वो फिक्स नहीं किया हुआ था। उसका कहना था कि एक मिनिमम हाइट के ऊपर 3 डिग्री स्लोप के का रीजन कोई है तो उसको वो अरावली हिल मानेगा, 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज्यादा का। समझ गए? पुराना डेफिनेशन, पुराना डेफिनेशन में 2-3 चीज याद रखना है। 3 डिग्री स्लोप, एक मिनिमम कट ऑफ हाइट दिया जिसके ऊपर 3 डिग्री स्लोप से अगर वो एरिया ऊपर उठ रहा है तो उसको वो अरावली हिल मानेगा। अब ये मिनिमम हाइट जो है उसका रेफरेंस वो माना है सी लेवल से, और वो मिनिमम हाइट किसी में वो जगह स्टेट के हिसाब से, जैसे राजस्थान में 115 मीटर माना गया था। इसको क्या किया सरकार, एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है वो एक कमिटी बनाई और वो चेंज करके बोल दिया कि अपने आसपास के एरिया से, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये उठा हुआ एरिया है, तो ये आसपास का एरिया है, इससे 100 मीटर के ऊंचाई पे जो जो होगा एरिया, 100 मीटर या 100 मीटर से ऊंचा, उसी को मानेंगे। 100 मीटर से नीचे का रहेगा उसको हम अरावली हिल्स नहीं मानेंगे। समझ गए? तो अब बात हुआ कि तीसरा क्वेश्चन होगा कि भैया 100 मीटर और इसमें क्या चेंज हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही निकल रहा है ना। अगर आप यहां तक पहुंच गए कि हाँ ठीक है, क्यों न्यूज में है, तो डेफिनेशन चेंज हुआ। डेफिनेशन चेंज हुआ तो पहले क्या डेफिनेशन था, अब क्या डेफिनेशन हो गया। चेंज हुआ मतलब कुछ पहले तो था ना, क्या? तो पहले क्या था और अब नया क्या आया, तो ये क्वेश्चन जनरेट हो गया। नया जो आया तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है, तो उस पर विवाद इसलिए हो रहा है कि अगर हम मान सपोज कीजिए, एक ही बार में मिटता नहीं है क्या ये? छोड़िए। मान लीजिए कि देखिए एक पहाड़ है, एक एक मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है। ये आसपास का लोकल एरिया, लोकल रीजन जहाँ पे वो स्लोप एकदम समतल हो जाता है, वो वाला एरिया ये है। इस पहाड़ का हाइट यहाँ से 90 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये एरिया जो है कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ टाइप से है कि इसका लोएस्ट पॉइंट इस रीजन का समुद्र तल से, मान लीजिए यहाँ पे, यानी इससे 10 मीटर और नीचे जाने पे इसका लोएस्ट पॉइंट आता है इस रीजन का। तो पुराने वाले डेफिनेशन के हिसाब से यहां से मेजर करता और तब अगर 100 मीटर लेगा तो ये क्या होगा, अरावली हिल माना जाएगा, क्योंकि इस इसको बेस पॉइंट माना है। लेकिन अभी वाले से बोल रहा है कि अपने लोकल रीजन से मानेंगे तो ये 90 मीटर का ही है, यानी कि ये नहीं आएगा आपके अरावली हिल के श्रेणी में। तब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर आए या ना आए उससे अपना अपना क्या लेना देना है। तो इसमें यह है कि चूंकि आप लोग जो ज्योग्राफी वाले हैं वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि चूंकि इसका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बहुत पुराना है, तो इसमें माइंस मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। तो मिनरल्स का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि अब ये अरावली में है नहीं तो इसको परमिशन चाहिए नहीं। परमिशन नहीं चाहिए तो यहाँ खनन कंपनियां बेधड़ल्ले से पूरा खनन चालू हो जाएगा। खनन चालू हो गया तो यहाँ का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। बात यहीं तक नहीं रुकेगा, सिर्फ खनन तक होता तो चलो एक हिसाब से खनन इसको हम माइनिंग को रेगुलेट करते, थोड़ा सा वहाँ पे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करते, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन फिर भी किया जा सकता था। बात क्या होगा कि अब ये रीजन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन डेफिनेशन के हिसाब से नहीं रहा, तो यहाँ रियल एस्टेट की कंपनियां भी आएंगी, जमीन खरीद बिक्री शुरू हो जाएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, और जहां ये काम शुरू हुआ उसके बाद वो ध्वस्त हो गया। तो अब अगर ध्वस्त हो गया तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछता है कि भैया हम क्यों, मान लीजिए यहाँ हमारे गांव में खेत बिकता है या रियल एस्टेट बना लेता है या माइनिंग करने आ जाता है, हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, करो क्या। लेकिन यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका कि क्यों हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना चिंतित हैं। देखिए एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। पहले डेफिनेशन फिर से अगर समराइज करें तो पहले पता है कि क्यों न्यूज में है, आखिर ये करंट अफेयर्स में हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। दूसरे लेवल पे जब वो देखे डेफिनेशन
मतलब डेफिनेशन पे विवाद हुआ, तो हम पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछे कि डेफिनेशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि नया डेफिनेशन कुछ आया है। तो चेंज होके नया डेफिनेशन आया, चेंज हुआ है तो पुराना क्या था, नया क्या है। नया है अगर, तो सरकार का क्या पोजीशन है, सरकार क्या बोल रही है, सरकार आज देखेंगे बोली है कि टोटल एरिया का 0.19% एरिया ही है जो आपका इस अरावली हिल्स के बाहर जाएगा, खनन जहां हो सकता है, रेस्ट अभी भी सुरक्षित है। लेकिन इसमें तब एक्टिविस्ट का क्या बोलना है, उसके स्टैंड को देखेंगे कि एक्टिविस्ट का कहना है कि ठीक है अभी आप ये बोल रहे हैं, लेकिन कुछ रीजन को आप वैसे भी पास्ट में क्या किए थे, परमिशन दे दिए थे, जो कि टाइगर रिजर्व था या नेशनल पार्क का हिस्सा था इस रीजन में, उसको आप स्पेशल केस बना के, वाइल्ड लाइफ एक्ट में है कि अगर कुछ प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट उसको छूट दे सकती है, तो छूट दे के वहां वैसे भी काम करवा दिए हैं। अब आपका डेफिनेशन ही ऐसा हो गया है जहां बहुत सारा रीजन वैसे भी बाहर है, तो दोनों को मिल जाएगा, आधा डेफिनेशन से बाहर है, आधा आप छूट दे देंगे, तो ये रीजन तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। समझ गए। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भैया ये समझ गए कि विवाद इस कारण से है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब ज्योग्राफी वाले कोई इसका सिग्निफिकेंस बताइए, इंटरव्यू पॉइंट से बताइए आप दोनों में से। ठीक है, और कौन से डेजर्ट को, थार डेजर्ट को, और अब देखिए क्या क्या, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है, और रिवर रिवर का कोई उद्गम स्थल है, लूनी, लूनी साबरमती, ये सब। खैर, कहने का मतलब है कि देखिए, इंटरव्यू वाले को जब हम पूछे वहां पे क्या हम चाह रहे थे आपसे, इसको ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल ये करते हैं, एक यूपीएससी का 2011 का इंटरव्यू, 2011-12 का इंटरव्यू था एक रेलवे में। ये हम हर जहाँ भी जाते हैं यूपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, तो हम ये एग्जांपल जरूर देते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है। जब हमारे पास कम समय होता है और हमको उसका अट्रैक्शन खींचना है, उसको उसके दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकने देना है, तो हम सबसे प्रायोरिटी वाला चीज़ को सबसे पहले रखते हैं, जिससे वो ये कनेक्शन हो कि ये लड़का कुछ है, इंटरेस्टिंग है इसके पास बोलने को। तो वो रेलवे में टीटी थे, उनसे पूछा इंटरव्यू में कि यूपीएससी इंटरव्यू में कि अच्छा ये बताओ कि रेलवे में जॉब करते हो, तुमको क्या समस्या दिखाई देता है, पांच रेलवे में अभी सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे किस चीज से सफर कर रही है सबसे ज्यादा, पांच समस्या का वो। तो बोले सर स्टेशन बहुत गंदा रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है स्टेशन, टिकट नहीं मिलता है टाइम पे, बहुत लोग वेटिंग में जाता है, खड़ा होके जाता है, ये सब समस्या हो गया। उनको इंटरव्यू में कुछ 90 मार्क्स दिया था, 200 300 में, 90 या 95 मार्क्स, 300 का इंटरव्यू यूपीएससी में उस समय होता था। तो क्या गलती हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ये गलती हुआ कि रेलवे, जब आपके पास बहुत बड़ा बड़ा जहां आपका सर्वाइवल का दिक्कत हो, आप अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो जहां मान लीजिए कोई पेशेंट है, अगर उसको कैंसर हुआ हुआ है और हाथ में कट गया है, दोनों चीज है, तो पहले आप कैंसर पे ध्यान देंगे कि हाथ कटा हुआ को आप इलाज करने बोरो प्लस लगा के भैया ब्लीडिंग रोक रोक देते हैं और इसका इलाज करते हैं, समझ रहे हैं। आपको एज ए सिविल सर्वेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम एस्पेक्ट से या वैसे भी, वो सबसे पहले ऊपर रखिए, क्योंकि वो पहला जो सुनना चाह रहा है वो सुना, उसके बाद वो छोड़ छोड़ दिया, अगर उसका वहां पे मिल गया वो जो सुनना चाह रहा है और आप पहला ही पॉइंट उसको दे दिए, उसके बाद वो भटक के कुछ भी करे, आपका मार्क्स वो शूट कर गया वहां पे। लेकिन आप पुश करने के बाद अगर वो पॉइंट निकालते हैं, तो थोड़ा सा वो आपके पर्सनैलिटी को निगेटिव करता है। हम यहाँ क्यों पूछे इस चीज में क्या गलती हुआ, आप लोग दोनों ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, एवरेज जीएस का भी स्टूडेंट होगा ना, वो ये बोलेगा कि ओरोग्राफिक रेन, पहला बोलेगा कि भाई रेन शैडो है, ये करता है। सबसे जो आई कैचिंग होता है, जो बहुत जो स्पेसिफिक जो बहुत डीप स्टडी करते हैं उन्हीं को पता होता है कि थार डेजर्ट के स्प्रेड को भी रोक रहा है, बहुत सारे रिवर का उद्गम स्थल है यहाँ पे, उसके कारण वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा समस्या, तब आते रेन पे 3-4 पॉइंट में नीचे डालते उसको।
लेकिन हमेशा पहला पॉइंट जो निकालिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको सबसे आगे रखिए। खुद ही सोचिए ना, अगर हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर अभी मान लीजिए 10 15 20 मिनट हुआ है, 15 20 मिनट में आपका अपना दिमाग कितनी बार गया होगा यहां से दूसरी जगह? बहुत बार गया होगा, नहीं गया? गजब, इतना कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता, आपको पता नहीं चलता है। आदमी का जाता है, वो स्वाभाविक है। अटेंशन स्पैन जो है अब आज के जमाने में और कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग रील पे स्विच कर गए हैं। 30 सेकंड से ज्यादा अटेंशन स्पैन लोगों का रह नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग पढ़ने आए हैं तब अटेंशन इतना डिफिसिट होता जाता है। वो तो सुबह से इंटरव्यू ही ले रहा है, 10 आदमी को ले ले चुका है इंटरव्यू, उसके बाद आप 11वां पहुंचे कि 20वां पहुंचे पता नहीं। उस केस में अगर आप ऐसा आंसर देंगे तो वो धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट खो देगा। और अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि जितना क्वेश्चन का आंसर आप दे के आएंगे उससे मार्क्स मिलता है क्या? आप मान लीजिए 10 में 10 पूछा, आप बोल दिए 10 का आंसर। आपको हम अपना इंटरव्यू सुनाते हैं। मेरा यूपीएससी का जो 2013 में पहला इंटरव्यू था, 14 में हुआ था, 13 मेंस था, 14 इंटरव्यू था। उसमें घुसे, मैं विनय मित्तल सर के बोर्ड में था। घुसते के साथ हमसे पूछा कि हम हॉबी में लिखे हुए थे, नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिखे थे क्रिकेट टीम, क्रिकेट खेलना, और स्कूल में कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम। तो वो पूछता, देखिए कैसे क्वेश्चन रिलेट करता है। सिंस यू वेर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम, टेल मी 5 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। अब मतलब आदमी प्रेशर आया बाहर में। एक तो आपको जब अंदर ले जाएगा, जब आपके पहले जिसका इंटरव्यू होगा उसको अंदर ले गया और आपको लाके गेट पे बैठा देगा। उस समय दुनिया का सब कुछ याद आता है, जितना कुकर्म किए रहेंगे सब उसी समय याद आएगा। भगवान का नाम उसी समय लेना मन करेगा कि भगवान का नाम लेके बोलते भैया पाप पुण्य जो है बाद में देखना, अभी निकाल दो कम से कम यहाँ से। अब सोचिए कि उसके बाद आपको ले जाके बैठा दिया, आप एकदम ऑटोमेटेड मोड में, कुछ आपका सब कुछ नम हो गया, बैठे हुए हैं वहां पे। आपको पूछ दिया कि कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम थे और आपको लीडर, लीडर क्वालिटी। चलिए ठीक है, लीडर क्वालिटी लोग नॉर्मली जीएस में उतना पढ़ते पढ़ते जान ही जाता है। तो 3 4 गिनवाए, उसके बाद दिमाग उतर गया तो बोला तुम विजन मिशन तो बोला ही नहीं। हम बोले हाँ वो भी होता है। बोले ठीक है, लीडर का एक विजन होता है, मिशन होता है, ये सब तो सबसे पहला पॉइंट था। हम उसको बोले, और जो भी दिमाग में आते गया बोलते गए, विजन मिशन नहीं बोले। तो वो हमको पॉइंट आउट किया कि विजन मिशन तो तुम बोले नहीं। हम बोले हाँ सर ये भी होता है, अभी आने ही वाले थे इस पे, निकल गया ये। उसके बाद बोलता है कि उस समय एक आप लोग सुने होंगे इंसिडेंट, आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग हुआ था, श्रीसंत वगैरह सब पे केस हुआ था। आईपीएल मैच अगर उतना पुराना नहीं याद होगा तो आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग हुआ था। मैच फिक्सिंग का छोटा सा था, बॉल फेंक देना है, इस बॉल को वाइड, पहले से फिक्सिंग होता है। उसमें श्रीसंत और इस सब पे केस हुआ था। तो उस क्वेश्चन पे पूछा कि तुमको लगता है कि ये इससे क्रिकेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब स्पॉट फिक्सिंग जैसा चीज होने लगा, लोग क्रिकेट को सैक्रोसैंक्ट मानते थे, और इस तरह का घटना अगर आएगा तो कोई क्रिकेट अब देखने नहीं जाएगा, नो बडी वुड लाइक टू वॉच क्रिकेट एंड ऑल। तो हम उसको बोले, देखिए हम उसको बोलना चाह रहे थे ये कि सर हमारे खून में क्रिकेट घुसा हुआ है, ये सब छोटा मोटा चीज है, सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कितना आया गया हम लोग तो देखबे करेंगे टीवी खोल के। जन्मे लिया है, हम लोग बिहार में पैदा लिए हैं या इंडिया में पैदा लिए हैं, तो क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ये सब भगवान है हम लोग के लिए। लेकिन प्रेशर सिचुएशन था और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे, और शुरू से अपने दिमाग में हम ये फीड करते गए कि हम शायद इंग्लिश ट्रांसलेशन में कंफ्यूज ना कर जाए। हम गिव अप कर गए। हम उसको पहला लाइन बोले, नो सर आई थिंक अदर वे अराउंड, क्रिकेट इज फॉलोड वेरी रिलीजियसली इन दिस कंट्री, ये बोले और उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोल दिए, नो सर यू आर राइट। ध्यान दीजिएगा, अभी पहला लाइन हम क्या शुरू किए कि उसको काउंटर किए, उसको अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के बजाय उसको फिर दूसरे ही लाइन में हम उसको बोल दिए कि नहीं सर आप ही सही बोल रहे हैं। ब्लंडर हो गया। या तो हम उसको पहले ही काटते या पहले ही सपोर्ट करते, यस सर यू आर राइट, और उसके सपोर्ट में एक पॉइंट दे देते। या अगर हम काटे तो अपने पॉइंट में, देखिए यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कभी भी कि हम उसको काटेंगे, क्यों काटेंगे, इतना महान आदमी है, बड़ा आदमी है, वहां बैठा हुआ इंटरव्यू लेने। आपके अपने पॉइंट पे भरोसा होना चाहिए, आपका जो लॉजिक है उस पर भरोसा होना चाहिए। ये चला गया ये क्वेश्चन। अभी चेयरमैन पूछ रहा है हमसे, विनय मित्तल सर पूछ रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देर के बाद बाएं दाएं करने के बाद फिर कहते हैं हम हॉबी में लिखे हुए थे टीचिंग एंड डायरी राइटिंग। तो वो बोले कि फिर आए कि सिंस योर हॉबी इज टीचिंग, टेल मी 5 क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। पहला 5 लीडरशिप से शुरू हुआ था, तब तक थोड़ा होश जग गया था कि अब 5 क्वालिटी टीचर का, तो लेकिन ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये हम रट के आए थे, हम दे दिए 5। उसके बाद कहता है कि डोंट यू थिंक नाउ ए डेज नो वन वांट्स टू बिकम अ टीचर। आजकल आज के समय में कोई शिक्षक जब थक हार के सब जगह से फेल कर जाता है, वो आके शिक्षक बन जाता है, उसका कहने का ये मतलब था। अब देखिए यहाँ भी हम ब्लंडर किए, हम क्या बोले, हम फिर पहला लाइन वही बोले, नो सर आई थिंक अदर वे राउंड। और हम उसको ये बोलना चाह रहे थे कि सर हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ हम लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं, वहां से अगर यहाँ पहुंचा है सोसाइटी, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बनना चाहता, इसमें सरकार का भी रोल है, कॉलोनियल लीगेसी, हम सारा कुछ बोलना चाह रहे थे। वही प्रेशर दिमाग हमको बोला कि तुम इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, छोड़ दो। तो हम बोल दिए यस सर यू आर राइट, पहला और दूसरा, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट। अब आप लोग बताइए कि 275 में, 275 का इंटरव्यू था उस बार, कितना मार्क्स मिला होगा हमको? ये चेयरमैन के हिस्से का था। कितना? कितना कितना? हाँ, मतलब अब अगर, अब तो फ्लॉप हो गया भाई, चेयरमैन फेंक दिया, चेयरमैन ही मेन मार्क्स देता है ना। एक, अगर आपको इंटरव्यू का ये रुझान लग रहा है शुरुआत में, तो क्या लगा होगा, कहाँ पहुंचा होगा? एक रफ आइडिया कुछ। हाँ, 120। आप लोग? 183। क्या हुआ? हम, मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि अब इंटरव्यू तुम्हारा खराब हो चुका है। जैसे ही हम अपने आप को बोल दिए कि अब तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो चुका है, डरने का कोई बात नहीं है, अब खुला खेल दो, इसको गाली भी देना है तो दे के निकल जाना, क्या होगा, 0 मार्क्स बैठाएगा, वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं होना है। जब हम उस मोड में आए ना, उसके बाद पता नहीं कहाँ से आंसर निकलना शुरू हुआ, वो जो पूछ रहा है, जो लोग पूछ रहा है, लास्ट में ये सब कुछ पूछा। मतलब आज, अब 22 अप्रैल, दिन भी याद है, 22 अप्रैल 2014, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, वर्ल्ड अर्थ डे। आज नया, आज तो कोई डे है, कुछ पता है क्या? तो वर्ल्ड, वो सब निकलता चला गया, फिर उसके बाद एनालिसिस होता गया, यहाँ तक हुआ कि लास्ट में जब एक मैम पूछी कि हम स्वॉट एनालिसिस करो अपना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो हम अपने वीकनेस में बोले कि मैम आई थिंक माई कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट दैट गुड। तो वो मैम वहां से बोली और बाकी लोग बोली कि नो नो वी डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विथ योर कम्युनिकेशन गुड, कम्युनिकेशन स्किल इट इज़ वेरी गुड। तो जब ये सुनने को मिला, मतलब हम तब रियलाइज, और लास्ट ही क्वेश्चन था, तब रियलाइज हुआ कि लगता है अब थोड़ा सा बच गया इंटरव्यू। समझ गया क्या चीज हुआ? हम यहाँ से इस स्टोरी को इसलिए नरेट करते हैं कि यहाँ से 2 मैसेज आपको लर्निंग लेके जाना है। पहला, कि आपका इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा जहां बहुत बड़ा बड़ा ब्लंडर करेंगे। हाँ ठीक है, वो दोनों का जवाब अगर हम जो सोचे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला बोल, अगर हम बोल देते तो 20 नंबर उसमें और ऐड होता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी खराब, पर इस 183 275 में अगर आप लोग मार्क्स को ट्रैक करते होंगे तो बहुत खराब स्कोर नहीं है। एवरेज का भी बैंड होगा, अगर ये एवरेज मार्क्स यहाँ इसमें लाई करता है तो कुछ इस रीजन में एवरेज मार्क्स पे आएगा, वो एवरेज से थोड़ा अच्छा ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ यू आर आंसरिंग। नहीं, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, हम 5 मेंस 3 इंटरव्यू देने के बाद आपके सामने खड़े हैं। 2016 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 2016 से हम वाजीराम रवि में हाँ, इसमें 17 नंबर से छूटा था मेरा फाइनल सिलेक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये सारा चीज कहीं ना कहीं आपको पर्सनैलिटी को का असेसमेंट दिखाता है। वो ये मेजर कर लिए कि जब ये घुसा तो प्रेशर में था, प्रेशर के कारण इससे आंसर नहीं निकला, वो कहीं ना कहीं मार्क्स को रिड्यूस किया। लेकिन बाद में जब हम नॉर्मल हुए और कॉम्पनसेट
आंसर निकलने लगा, तो वो आंसर भी उसको कुछ, जैसे डायरी राइटिंग पूछा, क्या लिखते हो डायरी राइटिंग में, मेरा टीचिंग डायरी राइटिंग बोले थे, डायरी राइटिंग में क्या लिखते हो। तो हम उसको नॉर्मल ये नहीं बोले कि हम क्या लिखते हैं, उसको हम बोले कि सर हम डायरी राइटिंग को हम एज ए टूल यूज करते हैं टू टॉक टू माई सेल्फ, हम अपने आप से बात करते हैं डायरी राइटिंग के थ्रू। आई राइट माई इमोशंस, एंगर्स, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हम उसको जवाब दिए। हम नॉर्मल नहीं बोले कि हम डायरी राइटिंग में उठते हैं सुबह से आज दिन भर क्या किए वो लिखे। अब देखिए, शब्द का, वर्ड का प्रयोग और आपके पर्सनैलिटी को इन्हेंस कैसे करता है, यहीं पे अंतर आपको समझ में आएगा। अगर आपसे हमसे पूछा डायरी राइटिंग में क्या लिखते हो, तो हम बोलते कि हाँ सर, दिन भर का जो घटना होता है उसी को लिखते हैं। और दूसरे जगह हम ये बोले कि आई राइट माई इमोशंस, मैं अपनी भावनाओं को लिखता हूँ, अपने फ्रस्ट्रेशंस को लिखता हूँ। यूपीएससी तैयारी एक लंबा जर्नी है, इसमें कभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कभी हम बहुत डाउटफुल रहते हैं और कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो हम इसको, डायरी को एक टूल की तरह यूज करके हम अपने आप से बात करते हैं, जिससे हमको एक्सटर्नल मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा डिफरेंस आपको आंसर में लगा। और जैसे ही आप इस तरह बोलेंगे तो आपका पर्सनैलिटी वैसे भी समझ में आएगा कि नहीं, ये डीप घुसा हुआ है इन चीजों में। तो जो हॉबी बोलता है ना, बहुत लोग हॉबी वाले पार्ट को बहुत नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि नहीं ये क्या है, कुछ भी बोल देना है, चार पांच क्वेश्चन जनरेट कर लेंगे और बस निकाल देंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यही सब कुछ जगह होता है जहां आप बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जब आप आंसर देते हैं, उस टेक्निकल वर्ड्स वगैरह का यूज करते हैं, तो चीजें निखर के सामने आता है और आपको अलग पायदान पे लेके जाता है। ठीक है। इसी साल मेरा एक दोस्त, उनका भी विनय मित्तल बोर्ड में ही पढ़ा था, अभी आसाम कैडर के आईएएस हैं। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि उसमें आपको पता चलेगा कि इमोशन का कैसे यूज किया जाता है। इमोशन का कैसे यूज होता है। आप लोग को लगता है कि जाएंगे, क्वेश्चन रट के जाएंगे, मैकेनिकल जितना बोलना है बोल के चले आएंगे, और अगर आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछा, 20 का आंसर दे दिए, तो कितना का एग्जाम होता है ये इंटरव्यू बीपीएससी का, 120 में दे देगा, 90 95, और खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि ये 30 मिनट जो आपको मिलता है या 20 मिनट जो मिलता है, उसमें आपको उससे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और रिलेशन दो ह्यूमंस ही एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मैकेनिकल मशीन नहीं एस्टैब्लिश कर सकता है। तो ह्यूमन बनने के लिए जहां जहां आपको मौका लगे, वहां पे अपना इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल साइड उसको दिखाइए कि हम एज ए पर्सन ऐसे हैं। और वो पर्सन जो है सुटेबल होना चाहिए एक ऑफिसर के लायक। कहने का मतलब है कि आप भले ही बहुत बाहर में कुछ हैं, लेकिन आपके पास एक रेडीमेड स्टोरी होना चाहिए कि जो उससे उस समय कनेक्ट हो सके। अभी इसका स्टोरी जो आपको बता रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि वो रैंकिंग किया हुआ था आईपीएस वाले में, कि छत्तीसगढ़ वगैरह को बहुत लास्ट में दिया था। तो उससे पूछ दिया कि तुम अपना जो प्रेफरेंस दिए हो, तुम्हारा जो छत्तीसगढ़ और ये सब नक्सलाइट एरिया है, उसको देख रहे हैं कि बहुत पीछे दिए हो आईपीएस में। तो ऐसा है क्या कि तुम डर रहे हो, तुमको डर लग रहा है माओइस्ट से। तो वो चुपचाप देखा, और लेडी पूछी थी उसमें। तो हमको जब वो नरेट किया, तो एकदम लिटरली ऐसे ही नरेट किया कि बोला, नीरज जी, वो ना लेडी थी, तो हम सोचे कि अब इसको कैसे इमोशन मारें। तो उसके आंख में आंख डाले और बोले कि मैम, हाँ सही बात है कि हम जो फॉर्म भरा था वो अनट्रेंड माइंड था और डरा हुआ था, थोड़ा सेप्टिकल भी था। लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि जब हम पास कर जाएंगे और आईपीएस अगर मिलता है, और जब सरदार पटेल एकेडमी से हमको ट्रेनिंग मिलेगा, तो हम, मेरा वो जो डर एप्रीहेंशन है वो सब खत्म हो जाएगा। और वहां क्या होगा वो तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैम इतना जरूर बोल सकते हैं कि डरा हुआ ये, जो लड़का, जो नाम था उसका, अपना नाम लिया, डरा हुआ ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि अपनी माँ की नज़र में आंख मिला के वो खड़ा ना हो सके। उसके आंख में आंख डाल के बोला, लेडी है, माँ को ले आया, इमोशन लाया कि हाँ डरे हुए हैं, फैक्ट रखा, उसको 200 कुछ मार्क्स दिया। समझ रहे हैं। तो देखिए, और भी, खाली उसी आंसर पे नहीं गया होगा, ये भी बात है, बहुत सारा आंसर का वो दिया होगा आंसर। लेकिन ये सारा चीज चलता है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कोट, कौन से क्वेश्चन को आप मैनिपुलेट करके चीजों को वहां तक ले जा सकते हैं। मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको। जो जो बिग इन्फ्लुएंसर वगैरह होता है, क्या करता है, मैनिपुलेट ही तो करता है।
उसको पता है कि अब ये नेक्स्ट ऐसा होगा, तो उसमें आपको बोल के मैनिपुलेट किया। तो आपको भी वहाँ इंटरव्यूअर के साथ खेलना होगा। बीपीएससी में एक लड़के का के साथ हम बैठ के उसका तैयारी करवा रहे थे, 65वीं या 66वीं था, कुछ तो था। उसका आईआर पे बहुत अच्छा ये था, वो चाह रहा था कि मेरे पे आईआर पूछे। और उस समय अफगान वार, जो तालिबान अभी जो आया है 2021-20 में, जो वापस से जो आया है, ध्यान है ना, तालिबान जो अभी, जब अमेरिका पुल आउट किया और उसके बाद तालिबान जो आना शुरू हुआ, उसी समय वो इंटरव्यू हुआ था। और उसका ओटीटी पे देखने का बहुत हैबिट था, मतलब ओटीटी समझ रहे हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब जो है। तो नेटफ्लिक्स पे बहुत मूवी देखता था। तो उसको हम बोले कि वो लिख बोला कि सर हम हॉबी में लिखना चाहते हैं, वाचिंग मूवीज ऑन ओटीटी, नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो हम बोले भाई पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि भाई क्या देखे रिसेंटली, अगर पूछा ये, तो इसको आईआर की तरफ ले चलो। तो बोला क्या करें? तो बोले कि जो तुम अभी एक मूवी देख लो अफगान वार पे, कुछ भी नेटफ्लिक्स पे। वो एक 12 स्ट्रॉन्ग मैन करके नेटफ्लिक्स पे मूवी है, जो अफगान वार शुरू जो हुआ था, शुरू में जब बिन लादेन अटैक किया था, उसके बाद जो अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा था, उस पे वो मूवी बना हुआ था। तो वो देखा। उसके बाद उससे पूछा, इंटरव्यू गया तो संजू से पूछा कि अच्छा मूवी देखते हैं, कौन सा मूवी देखे अभी रिसेंटली? बोल दिया 12 स्ट्रॉन्ग मैन। मैम अफगान वार पे है। अफगान वार पे पूछा तो अब अफगानिस्तान इन्वेजन पे क्वेश्चन चालू हो गया। उसका चेयरमैन के साथ जितना देर इंटरव्यू रहा, वो अफगानिस्तान वार पे ही रहा। तो समझ रहे हैं, बहुत सारा चीज जब आप अपने डैफ के साथ बैठेंगे, अपने आप से बातें शुरू करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या निकल सकता है, तो आपका इंटरव्यू बहुत हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है। कुछ सेक्शन आएगा, कुछ मान ली 4-5 लोग बैठे रहते हैं, एक सेक्शन आएगा जहां पे आपको बाउंसर मारेगा। बाउंसर भी सिर्फ इसलिए मारता है कि वो चेक करता है कि आप इसके बाद, इस एपिसोड के बाद कितने कूल और काम कंपोज रहते हैं। अगर आपके पास इस एपिसोड के बाद अगर हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भी तो उस प्रेशर में आके आप ना बोल के निकल रहे हैं कि आप उसका आंसर कर रहे हैं। सीधा सा बात है, यही चेक करता है। ठीक है। और अगली वाला क्लियर हो गया? बोलेंगे सर लिखे तो कुछ नहीं, लेकिन क्लियर क्या हुआ? देखिए, अरावली के बारे में अगर पूछ रहा है और न्यूज़पेपर में वो चीज़ नहीं है, जाहिर सी बात है कि न्यूज़पेपर आपको ज्योग्राफी पढ़ाने तो नहीं बैठा है ना, जो वो आपको इन्फॉर्मेशन देने पहुंचा है। हालांकि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कुछ हद तक अब वो भी कवर होता है, एक्सप्लेन्ड सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आता है, द हिंदू में भी टेक्स्ट सेक्शन आता है। ये लोग बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी देता है, या किसी टॉपिक का उसका जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है उससे पहले वो बेसिक्स भी बताता है। लेकिन बीइंग अ जीएस स्टूडेंट और सिविल सर्वेंट सर्विसेज एस्पिरेंट, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि अरावली के बेसिक्स को आप ज्योग्राफी बुक उठा के पढ़ लें। अगर बहुत न्यूज़ में अगर रह रहा है, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, तो मेरा ही ये फर्ज बनता है कि हम अरावली क्या है ज्योग्राफी का बुक खोलें, एनसीईआरटी, और अरावली के बारे में पूरा पढ़ जाएं कि भाई ये कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। तब आपका तैयारी कंप्लीट हो जाता है। फिर से बोलिए। हाँ देखिए, ये तो हैबिट डालना ही चाहिए ना। अगर आप सिर्फ मान लीजिए कि दूसरे टॉपिक पे आते हैं, उसी से आपके आंसर को करते हैं। क्या है ये? वंदे मातरम। अब मान लीजिए कि ये वंदे मातरम न्यूज में डिबेट चल रहा है, और आप जीएस स्टूडेंट है, वंदे मातरम का एफर्ट नहीं लिए कि मान लीजिए वो अभी बोले, मोदी जी पार्लियामेंट में आके जब डिस्कशन हो रहा था तो बोल दिए कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है, इसके पूरी कुछ स्टेंजा को बाहर कर दिए, जो टू अपीज ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे दिए मोदी। अब कहने का मतलब कि हम जीएस स्टूडेंट है, ठीक है, उनका अपना एक राजनीतिक एस्पेक्ट है, वो जो बोले पॉलिटिक इंडियन पार्लियामेंट में, वो अलग बात है। हमको सिविल सर्वेंट बनना है। हम तो अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं और भारत के संविधान को फॉलो करना है, तो हमको तो एक बार, मेरा ये दायित्व तो बनता है ना कि हम इस इंफॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई करें कि वंदे मातरम आया कब आया, और जो रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो किस रिजोल्यूशन में ऐसा लिया गया। कांग्रेस लिया तो कौन लिया, नेहरू जी लिए कि कांग्रेस का वर्किंग कमेटी लिया उस समय का,
उस समय का कांग्रेस अभी के कांग्रेस में क्या अंतर है। जब ये सब चीज आप क्वेश्चन खोजना शुरू करेंगे तो आपको पीछे झांकना ही पड़ेगा। या फिर रिलीजियसली अगर ये टॉपिक है तो 10 दिन लगातार न्यूज़पेपर में आता है, हम लोग एक दिन पढ़ के उसके बाद वंदे मातरम का न्यूज़ अगले दिन देखे साइड कर दिए। लेकिन एक दिन ये कोई एस्पेक्ट कवर करेगा, दूसरे दिन कोई और एस्पेक्ट कवर करेगा, तीसरे दिन कोई और एस्पेक्ट कवर करेगा। तो या तो उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए तो आपका पूरा बढ़ेगा, या फिर आप एक ही दिन बैठिए और इस पे जब आप पढ़े तो इसको सोचिए थोड़ी देर और एनालाइज कीजिए कि भैया अब इसमें क्या क्या चीज और आ सकता है। अब वंदे भारत डिबेट है, वंदे भारत बोल रहे हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम डिबेट है। तो सबसे पहले एक बेसिक लेमैन की तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि वंदे मातरम कहाँ से आया, कौन थे इसके रचयिता, वंदे मातरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, आखिर वंदे मातरम के रिलेटेड भारतीय संविधान क्या बोलता है। नेशनल तब आएगा कि एक नेशनल सॉन्ग हो गया, एक नेशनल एंथेम हो गया। तब आएगा आपको कि अगला क्वेश्चन कि भैया नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम में क्या डिफरेंस है। और इसका प्रोबेबिलिटी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा होता है। ये तो बेसिक, मान लीजिए एक अवेयर पर्सन को जीएस में नहीं पूछेगा ये आपको, लेकिन इंटरव्यू में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछ दे कि भैया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, थोड़ा डिफरेंस हमको भी समझा दो। ये सारा चीज हो गया, तब आपका देखना पड़ेगा कि किस किस 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन में जो कौन सा स्टेंजा हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, कब कब इसका यूज किया गया। इसका पीक मोमेंट आया एक समय, पढ़े हैं हिस्ट्री में, कब। हाँ, जो बंगाल विभाजन था उसमें 12 साल, 1906 बोलिए, 1906 में 12 साल में जब मूव किया तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ वंदे भारत गान, ये वंदे मातरम गाते गाते मार्च किए थे। तो वो उसका पीक मोमेंट था। इसी को चेरिश करने के लिए, इसी को संजो के रखने के लिए इसको इक्वल स्टेटस का दर्जा दिया गया कि भैया ये नेशनल सॉन्ग होगा जनगण मन, सॉरी नेशनल एंथम होगा जनमन गण, जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग आपका ये रहेगा। और इक्वल स्टेटस पे माना जाएगा कि भैया इसको भी लीगल लीगल इसको रिकॉग्निशन है, उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन ऑनर स्थान जो दिया गया है वो बराबरी का दर्जा दिया गया है। रिजोल्यूशन जो अपना 1950 में जब संविधान आया तब रिजोल्यूशन पास किया गया। ये हो गया। इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन एस्पेक्ट बन सकता है, हालांकि मेंस में के पॉइंट से नहीं इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ सकता है या वैसे भी कि जब इतना डॉलर रुपया पहुंच गया 90 92 रुपये, अब अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे पीछे है, क्या उस समय वंदे भारत, भारत क्यों बोल रहे हैं, वंदे मातरम का डिबेट उचित है पार्लियामेंट में। क्यों, बस ऐसे ही मन बोल रहा है। क्या क्या, लास्ट है और कुछ। मतलब अभी क्या हो रहा है देखिए, खुद ही इस चीज को नोटिस कीजिए और थोड़ा सा इस पे जैसे ही अवेयर हो जाएंगे तो ये भी पार्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा आप लोग का। अभी या तो 0 हो रहा है या 1 हो रहा है। अगर हम थोड़ा अवेयर होंगे तो 0 1 के बीच में भी तो निकाल सकते हैं आंसर। क्या, अब जैसे मान लीजिए अगर आप अभी आज के समय में हमसे पूछेगा और हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विस, वैसे अगर हमको पॉलिटिकल स्टैंड लेना है तो हम जिस पार्टी के अपोजिशन में रहेंगे उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे। अगर हमको बीजेपी को गाली देना है तो हम बोलेंगे हाँ भैया इतना भुखमरी है, इतना ये है, इस समय इसका डिबेट इतना कीमती आवर, एक तो ऐसे ही डिसरप्शन पार्लियामेंट होता रहता है, जो भी नंबर ऑफ आवर बचता है उसमें आप यही करने लगिएगा तो कैसे काम चलेगा, ये बोल के निकल जाते हैं। अगर हम बीजेपी प्रो बीजेपी हैं तो हम बोलते नहीं नहीं क्यों नहीं करेंगे भैया,
हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये है भारतीय, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, हम क्यों नहीं करेंगे इसको। लेकिन हम अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो हमको सिक्के का दोनों पहलू आना चाहिए और बीच का रास्ता पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम अगर आज जवाब दे रहे होते तो हम ये बोलते कि हाँ सर, ये बात सही है कि अभी इकोनॉमी का अगर हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखें, तो हम बहुत सारे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब हम एक नेशनलिज्म का फीलिंग, राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ें विथ ए फीलिंग ऑफ इंडियननेस, भारतीयता का एक फीलिंग लेके बढ़े और उससे राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़े। तो ये सारा लड़ाई हम जो इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉय सोशल सेक्टर में लड़ रहे हैं, सब जीत सकते हैं। और उस लड़ाई को, इंडियननेस को पैदा करने के लिए इस सॉन्ग से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये डिस्कशन, डिबेट भी जो है वो हम जैसे एंसेस्टर, जो जो लोग मान लीजिए अगर 2000, मोस्टली अभी जो यूथ है वो 95 96 के बाद के बॉर्न है, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं, जैसे उससे पहले 80, जो 90 और 90 दशक से पहले आया, उनका क्या होता था, एक जनरेशन कोई ना कोई होता था जो फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई लड़ा था। 47 में आजाद हुआ, सब दादा, कोई ना कोई किसी के घर में दादाजी थे जो उस लड़ाई का कहानी सुनाते थे। अभी क्या हो गया है, जो यूथ जो आए हैं उसका एक ऑलमोस्ट सारा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताने वाला नहीं है। तो उसमें वो फीलिंग, जैसे हम लोग को याद है, हम लोग जब छोटे थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी को मानते थे कि ये सबसे बड़ा पर्व है, एकदम पूरा एक्साइटेड रात में कि कल प्रभात फेरी निकलेगा, बुनिया खाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, पूरा जिस टाउन में पढ़ रहे हैं उस टाउन को घूमेंगे। अभी के बच्चा को स्कूल जाने में आफत हो जाता है, भाई कौन जाएगा स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी। वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? उसका गलती नहीं है, वो इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको वो स्टोरी, वो जो स्ट्रगल है, वो जो उस समय का पेन है, वो बताने वाला कोई है नहीं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। तो वो डिस्कनेक्ट आता जा रहा है। और ये सॉन्ग, ये डिबेट डिस्कशन जो है, बेसिकली इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू चेरिश आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उस समय का जो ये था उसको चेरिश करने का दे रहा है। यानी कि आप सिर्फ हाँ और ना नहीं बोल रहे हैं, आप दोनों के बीच में इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर फर्दर अगर आपको मौका मिलेगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जापान जब वर्ल्ड वार 2 के बाद बर्बाद हो गया था, तो वो इस तरह से कल्चरल रिवाइव, मतलब मॉन्यूमेंट बनाना शुरू किया, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो उसके कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक था। और उसके अराउंड सबके मन में भावना जगाया कि हम जापानी हैं, झुक नहीं सकते हैं। और फिर जापान अपने आप को रिबिल्ड कर लिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के अराउंड ये, कोई बोल रहे हैं सीधा कि हाँ सर डिबेट करना चाहिए, कोई बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, स्टैंड उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन आप अगर देखिए इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के का जो सिग्निफिकेंस है उसको आप डाउन कर दिए। आप क्या किए कि अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज, इन सब को ऊपर कर दिए। और जो हाँ बोल रहे हैं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको डाउन कर दिए। और नेशनलिज्म वाला, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का जो अभी चल रहा है हर जगह, वो आप ऊपर कर दिए। यानी कि आप एक ट्रैप में फंस गए। आप इन दोनों को कंपैरिजन के मोड में चले गए। मेरा कहना है कि हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे कि भैया कोई ऐसा थोड़ी है कि ये काम होगा तो ये काम नहीं होगा, दोनों साथ में होगा, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। वो तो उनका स्टैंड है ना, मान लिया पॉलिटिकल, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज एस्पेक्ट से तो दोनों साइड देखना होगा ना। ये अभी क्या है कि जब आप किसी आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे तो न्यूज़पेपर में, तो क्या होगा कि पहले दिन सरकार के साइड से कुछ स्टेप लिया गया, अब उसके में एक आर्टिकल आएगा, एडिटोरियल आर्टिकल या कहीं भी, वो सरकार को पूरा गरियाएगा, दम भर गरियाएगा। वहां से आपको लगेगा सारा पॉइंट, अच्छा ये भी तो सही बोल रहा है, ये भी तो सही बोल रहा है। दूसरा आर्टिकल आएगा जो उसको फेवर में लिखा हुआ होगा कि नहीं सरकार ये काम कर रही है, सही, वंदे भारत डिबेट हुआ, ये सही है, सही है, सही है। अब डिपेंड, दिक्कत क्या हो जाता है कि हम लोग किसी एक पार्ट को पढ़ के और उसको धारणा मन में बैठा लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं उस चीज को।
जब आप दोनों साइड पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तब आपको आंसर निकलता है। दोनों पढ़ के भी छोड़ देंगे तो नहीं होगा, आपको दोनों पॉइंट पता होगा, ये कनेक्शन जो हम एस्टैब्लिश किए वो कनेक्शन मिसिंग हो जाएगा। तो इसमें मत बेसिकली हम तीन चीज बताए कि एक तो फेवर में पढ़िए, अपोजिशन पढ़िए, और तीसरा बोले सोचिए। आपको एज ए सिविल सर्वेंट दोनों साइड पता होना चाहिए और हमेशा मिडिल पाथ की ओर ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए। ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि पूरा मतलब मास एज ए होल प्रभावित हो रहा है और राष्ट्रीयता केवल प्रमोट हो रहा है, तो वहां हम थोड़ा स्टैंड लेना होगा तो लेंगे। अब मॉब लिंचिंग होना शुरू हो जाता है किसी इशू पे, तो भैया वहां जान जा रहा है मॉब लिंचिंग के कारण, तो हम वहां तो स्टैंड लेंगे ना। कि नहीं, कानून को हाथ में क्यों लेंगे, कानून अगर कोई हाथ में ले लेता है, भले ही किसी कारण से लिया, कोई अगर कानून हाथ में ले लेता है तो वो कानून सफर कर रहा है, और कानून सफर किया तो जनरेशन खत्म हो जाता है। तो ये सारा चीज जो है आपको पढ़ के ही आएगा। जब आप डिबेट सुनते हैं, पॉलिटिकल डिबेट सुनते हैं, न्यूज न्यूज चैनल वाला डिबेट सुनते हैं, वो सब अब हाईली बायस्ड डिबेट है। लोग आके वहां पे आधा घंटा एक समझिए कि उस न्यूज चैनल वाला अब न्यूज चैनल नहीं रह गया है, उसको वो जो एकता कपूर का सीरीज आता है उससे उसको कंपटीशन है कि भैया तुम टीवी सीरीज छोड़ के न्यूज चैनल सुनो, तो प्रवक्ता भी आके उतना ही चिल्लाएगा, एंकर भी उतना ही चिल्लाएगा। आपको अभी भी प्रिंट मीडिया का वो सैंक्टिटी बचा हुआ है। हाँ ठीक है, उसमें भी एक लेफ्ट विंग का मिलेगा, राइट विंग का मिलेगा, जो भी मिले। मेरा कहना है कि थोड़ा टाइम डिवोट कीजिए, दोनों साइड पढ़िए, और फाइनली उसका अपना एक व्यू पॉइंट बनाइए, अपना रास्ता बनाइए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड हो, कॉन्स्टिट्यूशन आधारित हो। संविधान पे आप देख के चलिए कि संविधान पे क्या बोला। संविधान आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वही बोलता है, क्या है ना उसमें, कि आपका जो संवैधानिक मूल्य है, भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका आप चेरिश करिए, बोलता है। और डीपीएसपी चले जाइए तो वो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ये सारा बात करता है। तो जब संविधान ही दोनों बात कर रहा है तो हम क्यों एक को पकड़ के चलें और एक को छोड़ दें। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आप दोनों साइड पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बना के सोचना शुरू करेंगे, और एक दिन में नहीं होगा। ये प्रैक्टिस आपको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग भी इस चीज से गुजरे थे, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो क्या करते थे, खत्म करने के चक्कर में रहते थे। अरे ये मोटा करंट अफेयर्स आ गया, इसको रट लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़े, धड़ाधड़ पेज खत्म हुआ, उसको फेंक दिए, अरे आज जनवरी महीना का करंट अफेयर समाप्त हो गया। इससे हाँ मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन देता है कि चलो इतना तो कवर हुआ। हमको ये पढ़ने का बहुत शौक था, इंडिया टुडे आता था मैगजीन उस समय, नहीं फ्रंटलाइन मैगजीन था, तो फ्रंटलाइन पढ़ने का बड़ा शौक था, तो हम खत्म करते थे उसको जमा करते थे। जितना देखते थे ना मोटा होता जा रहा, उतना हमको खुशी मिलता था कि इतना मैगजीन पढ़ गए। लेकिन दिक्कत क्या होता था कि उसको पढ़ तो गए, सोचे नहीं उस पर एक बार भी। आप जब एक टॉपिक वंदे मातरम वाला कोई न्यूज आर्टिकल पढ़े, तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले 30 सेकंड से 50 सेकंड अगर आप खाली ये कर लें, सोच लें आंख बंद करके कि अच्छा ठीक है हमको इसके बारे में बताइए कि क्या क्या, हम अगर कोई बगल वाला हमसे पूछ रहा है तो क्या बताएंगे उसको, 4-5 पॉइंट निकलेगा, और वो 4-5 पॉइंट आपका अपना होगा। वो किसी भी प्रेशर सिचुएशन में आपको धोखा नहीं देगा, वो खटाक से वही 5 पॉइंट निकलेगा। तो हमको इस चीज को डेवलप करना है, टॉपिक के रस खत्म करने के रस में ना रहें, टॉपिक पढ़ें और उस पर 30 सेकंड का टाइम दें अगले टॉपिक पे जाने से पहले, कि इससे हम क्या पढ़ें और क्या हम चीज लर्निंग ले सकते हैं, स्टैंड क्या होगा। और जब वो सोचना शुरू कर देंगे ना भी, तो अगला स्टैंड होगा कि अगला दिमाग आपका खुद ही क्वेश्चन जनरेट करेगा कि क्या जो हम स्टैंड लिए वो संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं है। और जब यहां तक सोचने लग गए, मतलब आप निकल चुके हैं अब रेस में, 90% जनता से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, थोड़ा भारी लग रहा होगा क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस और फेलियर के बीच का जो डिस्टिंक्शन है ना, वो यही यही सब डिसाइड करता है। अब इंडिगो वाला बताइए। हम 2016-17 में यहाँ पे क्लास लेते थे अभियान में ही, और 56वीं 67वीं का रिजल्ट आया था, तो हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाए थे। तो एक थे हमारे, हम उसमें एक बैच में
जो उनको 53वीं से 55वीं में लगभग कितना 70-75 नंबर आया था उस समय। शायद इंटरव्यू भी कितने मार्क्स का होता था, 200 मार्क्स का होता था क्या उस समय? पुराने समय में बीपीएससी में शायद 200 होता था। तो 75-75 आया था। वो सिर्फ मिरर प्रैक्टिस और उस क्लास के बाद जो यही सब टूल टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करते रहे, वो 150 में उस साल 150 का हुआ था कुछ। तो 100 कुछ नंबर लाए थे वो। 150 का होता था लगता है। तो 100 कुछ नंबर लाए। तो क्या है कि हर चीज का एक तरीका होता है। जो उससे गुजर चुका है और जो फेल किया है वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता है। उस प्रोसेस से गुजरा है लेकिन वो फेल हो गया है, तो उसको पता है कि इतने जगह से वो ये सब चीज करने से नहीं हो सकता है। जो पास कर गया है वो हो सकता है कि वो चीजें उसको ज्यादा पता है। सही बात है, क्योंकि उसी एग्जाम से वो भी निकला है। लेकिन वो शायद उतने जगह को नहीं बता सके जिसमें आप फेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना होगा। अभी हम लोग मिरर प्रैक्टिस का भी बात करेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग भी अभी से 5 मिनट 10 मिनट करना शुरू कीजिए। आपके पर्सनैलिटी में एक गजब का चेंज आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई टॉपिक जो हम बोले सोचने वाला ना, वंदे मातरम टॉपिक मान लीजिए आज पढ़े न्यूज़पेपर में, लास्ट में खाने के बाद 5 मिनट मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उसी वंदे मातरम टॉपिक को रिकॉल कीजिए और बोल के दिखाइए कि वंदे मातरम 5 क्वेश्चन लिख लिए, वंदे मातरम क्या था, कौन लाया, वंदे मातरम में डिबेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वाले इस तरह का क्वेश्चन। और उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप अपने आंख में आंख डाल के बोलेंगे ना, तो समझिए सबसे टफ काम वही होता है। बहुत टफ काम होता है। एक एक बार को आपको हम पुश करें तो यहाँ आके बोल भी लेंगे, क्लास भरा हुआ है यहाँ पे आप बोल लेंगे। लेकिन जब आपको अपने आंख में आंख डाल के किसी चीज का बात करना होगा तो शायद आप नहीं बोलेंगे। बहुत दिक्कत होता है। हम बहुत लोगों को देखे हैं, हमारे कॉलेज के सीनियर थे, अभी झारखंड में आईएएस हैं। उनको पहली बार 300 में, यूपीएससी में 300 में 105 नंबर दिया था। और सेकेंड बार 2012 वाले मेंस में यानी 13 में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें वो दिन रात मतलब इंटरव्यू के टाइम में मिरर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के और उसको बोलना आंसर करना, उनको 195 या 200 कुछ था। आईएएस बन गए उसी बार। तो ये लोग अपने पे जब काम करना शुरू करेंगे तभी ये सब डेवलपमेंट आना शुरू होता है। खाली किताब पढ़िएगा, खाली 10 जगह चले जाइएगा बैग उठा के कि भाई यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो आपका उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस तरह से करते, देखिए कितने चीजों का आप ऐसे समझिए कि उस आधे घंटे में आपसे क्या पूछेगा हमको भी नहीं पता है। हो सकता है कि आपके पूरे डेफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मूव कर जाए और हो सकता है कि वो कंप्लीट उससे बाहर रहे। लेकिन हम मेरा ये कहना है कि किसी भी पैरामीटर में बांध के क्यों तैयारी करना। आप कोई भी पूछे आप उस समय कैपेबल रहें, अपने होशो हवास में रहें और उसका आंसर कर दें, तो वो ज्यादा बेटर है ना। तो आज जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें टॉपिक 2 या 3 कवर हुआ है, अब लिखवाए कुछ नहीं, आपका पेज एक भी नहीं भरा होगा। बहुत लोगों को दुख हो रहा होगा, आपको नींद आ रहा है लगता है। हैं? तो उस पे नहीं जाना है। यहाँ जो चीजें दे रहे हैं वो आपको शायद कॉपी भरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको ले सके और आप इम्प्लीमेंट कर सके तो आप बोलने आइएगा कल को नेक्स्ट टाइम कि सर आप जो बताए उससे हमको किसी टीचर का जरूरत नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट अपना काम करते चले गए। पिछली बार भी हम एक बार आए थे लगता है, आप लोग थे क्या उस क्लास में? उसमें भी हम एक एडिटोरियल लिखने वाला बात बोले थे, नहीं लिखे होंगे आप लोग। बताए थे क्या कि एडिटोरियल को कैसे लिखना है? अच्छा अच्छा। एक छोटा सा बीच में इंटरव्यू, क्योंकि मेंस के लिए भी लोग बैठे हैं तो हम थोड़ा सा मेंस वाले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। कि लोग भागते हैं कि हम करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ लेंगे, यहाँ से रट लेंगे और आंसर लिख देंगे। देखिए, एक अच्छा आंसर जो लिखा जाता है ना वो बहुत ही, जैसे हम बोलने वाला बताए कि सारा एस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करके कैसे बोलना है, कीवर्ड निकालना है, तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मोटा मोटी यही चीज राइटिंग में भी होता है। एक अगर आप किसी भी आंसर को देखें तो उसका सबसे अच्छा मतलब एक अच्छा आंसर माना जाता है जिसका एक बहुत अच्छा इंट्रो हो, उसका बॉडी हो, बॉडी में उस क्वेश्चन का तथ्य, उस क्वेश्चन के रिलेटेड
सारे पहलू को डिस्कस किया गया हो और लास्ट में कंक्लूजन हो। अब देखिए, ये बोलने में तो आपको बहुत आसान लगा होगा और प्राय सबको पता होगा कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ये तो सब चीज में होता है, क्या नया बोल दिए। लेकिन सारा गेम इसी में सिमट के आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछता कुछ और है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ पूछ दिया, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, या आप लोग एक बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया था, लगता है 65वीं में आया था क्या, कि एक हाथ से फंडामेंटल राइट देता है। क्या था वो क्वेश्चन? हाँ, मान लीजिए कि संविधान एक हाथ से फंडामेंटल राइट देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। अब क्या होता है कि हम लोग जब रटा रटाया मोड में चलते हैं तो हम लोग सीधा लिखते हैं कि अरे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन आ गया, और सीधा इंट्रोड्यूस करते हैं आर्ट की। फंडामेंटल राइट इस पार्ट में, संविधान के इस पार्ट में, इस आर्टिकल में है, इतने तरह का आर्टिकल होता है। वो लिख के 2 पेज, जब पूरा संविधान के एक एक फंडामेंटल राइट डिस्कस कर दिया, आर्टिकल 20 21 22 तक पहुंच गए, सारा कुछ डिस्कस कर लिए 30 तक। उसके बाद 2 पेज तो भर देते हैं, उसके बाद आते हैं कि अच्छा अब क्या पूछा, दिया लिया, अच्छा ठीक है, तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का भी बात किया और चला गया। आपके पास जगह बचा, टाइम कम बचा, आप निकल गए। दूसरा आदमी शुरुआत करता है कि एक मान लीजिए एक सुने होंगे कि मुनव्वर फारूकी का नाम सुने हैं आप लोग, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो मान लीजिए कि उसी का एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि मुनव्वर फारूकी एक जगह कॉमेडी कर रहे थे, और उनको मॉब आके ये कर दिया और उस पे पुलिस केस हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं कि मुनव्वर, हम इंट्रोडक्शन का ही बात कर रहे हैं अभी, कि मुनव्वर फारूकी जो है स्पीच दे रहे थे और उस पे पुलिस केस हो गया और पुलिस उसको अरेस्ट कर ली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन था, आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, उसके कारण वो बोल रहा था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जिसके कारण वो जेल चला गया। तो ऐसा लगता है, इंट्रोडक्शन में ही लिख रहे हैं अभी हम, ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान एक हाथ से दे रही है राइट और दूसरे हाथ से ले रही है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के थ्रू। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बहुत ब्रीफली व्हाट इज फंडामेंटल राइट को डिस्कस करते, और फिर आते कि भैया क्या क्या राइट कैसे दे रही है, उस राइट का क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल से जोड़ते, और फिर जाते रिस्ट्रिक्शंस की ओर कि कैसे आपके हाथ से ले लेती है, और उसको भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करते, और तब कंक्लूजन निकालते कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब भारतीय संविधान में दिक्कत नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, जो अथॉरिटी बैठी हुई है उसके पॉलिटिकल अलाइनमेंट के कारण दिक्कत हो रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान अधिकार को पूर्ण रूप से एंजॉय करने का मौका भी देती है, समाज की एकता अखंडता को बचाने के लिए जितना रिस्ट्रिक्शन है उतना देती है लगाए हुए। अब बताइए दोनों में किसका आंसर ज्यादा आपको सही लगेगा, अगर आप एग्जामिनर है कॉपी चेक कर रहे हैं तो। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग चीजों को करंट से जोड़ना ही नहीं जानते हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम कहाँ एग्जाम्पल डालें, उस एग्जाम्पल को फिट करके और कैसे यूज करें, क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। हम लोग एक रटे रटाए फ्रेमवर्क में चलते हैं कि भैया ये फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन हुआ, इस तरह से बढ़ेंगे, सीधा ये आंसर करके निकल जाना है। नहीं तो आप मान लीजिए आप सीधा वो मत दीजिए, सीधा स्टैंड अप कॉमेडियन लिख दीजिए, अगर उसमें दिक्कत है तो। मान लीजिए अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ वो घटना हुआ है, करंट अफेयर्स में आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा भी डाउट है, नहीं यूज करें, तो आप सीधा लिखिए कि स्टैंड अप कॉमेडियन वाज गिविंग अ परफॉर्मेंस इन होटल, ही सेड समथिंग एंड ही गॉट अरेस्टेड लेटर ऑन ड्यू टू दिस। सीधा बात खत्म हो गया। क्या? तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, जहां आपको लगे कि आप डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हैं, वहां क्रिटिक्स का यूज कीजिए कि क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं, आलोचक जो है ऐसा बोलते हैं। आप बोल आप ही रहे हैं, लेकिन आप लिख दीजिए आलोचक का नाम लेके, समझेगा भाई एक पॉइंट ये भी आया। ये सब तरीका है, जब लिखते लिखते आएगा। तो ये पार्ट जो हम बोले कैसे आएगा, उसके लिए फिर वही तरीका है कि ये आप हर दिन एक एडिटोरियल, इसको देखिए, इसको जो रिलीजियसली फॉलो कर लेगा 1 महीना, वो हमको 31वें दिन मिलके खुद ही बोले, अगर नहीं बोला तो हम टीचिंग छोड़ देंगे, कि कितना चेंज उसको लाइफ में आया कि राइटिंग एस्पेक्ट पे। बस इसको रिलीजियसली करना है, वो ये है कि पहले आप एडिटोरियल पढ़िए।
ये हम आज से नहीं, जब जब हमको मौका लगता है हम तब तब इस चीज को सबको बताते हैं। लेकिन हम ये भी श्योर है कि यहाँ आप लोग 10 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से कोई दो ही आदमी इसको करेगा, या हो सकता है कोई नहीं करे। लेकिन ये भी लिख के दे देंगे आज बोर्ड पे कि जो इसको करेगा वही रिजल्ट लास्ट में सबसे ज्यादा सबसे अच्छा रिजल्ट लेके जाएगा। क्योंकि उसका इसी इसी एक चीज से इंटरव्यू और मेंस दोनों का तैयारी हो जाएगा। एडिटोरियल पढ़िए सबसे पहले। मान लीजिए कोई एडिटोरियल, समझ रहे हैं, हम बड़ा वाला आर्टिकल नहीं बोल रहे हैं, जो पेपर जो संपादकीय पेज होता है उसमें लेफ्ट साइड देखते होंगे दो छोटा छोटा इतना बड़ा आर्टिकल होता है। हम कह रहे हैं कि अभी शुरुआत इसी से कीजिए। और क्या पढ़ेंगे, हम उस पे भी अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से उसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, उसको बंद किए, बंद किए, और उसके बाद 1 मिनट सोचे। 1 मिनट इस एडिटोरियल पे सोचे कि ये टॉपिक किस चीज पे था, क्या बोला, कुछ फैक्ट डिस्कस किया, कुछ एनालिसिस किया। और बोलने का मतलब सोचने का थीम ये होना चाहिए कि मान लीजिए आपका बगल वाला दोस्त आपसे पूछा कि अरे यार ये एडिटोरियल हम नहीं पढ़े हैं, हमको बता दो, क्या तुम तो पढ़ा था, बता दो क्या पता। तो उसको 5 लाइन 6 लाइन में कुछ तो बताएंगे ना। बस आपको वही समरी फॉर्म में सोचना है, एज इट इज, कि ये क्या बोला उसको समराइज दिमाग में कर लेना है। अब आज का काम आपका खत्म हो गया। ये जो लिखने वाला काम होगा एक दिन बाद होगा, यानी कि नेक्स्ट डे आप जो कल पढ़े थे एडिटोरियल एक, उसको लिखिए, राइट इन 150 वर्ड्स 7 मिनट। अलार्म मतलब घड़ी में लगा के, स्टॉप वॉच लगा के, 7 मिनट 150 शब्द इसको लिखिए। ठीक है। और फिर लास्ट काम बचता है कि आप उस एडिटोरियल से मैच करवाइए। जो आप लिखे हैं उसको पढ़ के और उससे देखिए कि आप कौन सा आइडिया छूट गया। तब आप पाएंगे कि अरे यार, इस हम एक आइडिया के लिए इतना दूर एक सेंटेंस लिखे, और वो क्या किया है, एक वर्ड लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद जिसको बोलते हैं, संविधानवाद वर्ड लिख दिया और निकल गया। और आप उसको समझा रहे थे कि भारतीय संविधान के अनुसार जो चलेगा उस हिसाब से वो सिद्धांत ये बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं, संविधानवाद सिद्धांत के अनुसार ये हो जाना चाहिए। तब क्या होगा, जब आप ये करने लगेंगे तो इस तरह का वर्ड कलेक्शन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि आप एडिटोरियल का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखते हैं किस तरह से लाजवाब लिखा रहता है। तो वो एडिटोरियल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आना शुरू हो जाएगा। और वो चूंकि किसी करंट टॉपिक पे ही एडिटोरियल लिखा रहता है, तो आपका वो करंट रिलेटेड चीज सब समराइज होना शुरू हो जाएगा। तब उसका एप्लीकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि धीरे 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 आपको किसी भी सिचुएशन में हम डाल दें, अगर 1 साल अगर आप रिलीजियसली इसको कर लिए, तो मेंस का अगर स्टैटिक पार्ट वाला क्वेश्चन को हटा दीजिए तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप 10 लाइन 20 लाइन 25 लाइन 30 लाइन नहीं लिख सकते हैं। स्टैटिक पार्ट में भी आप लिख लेंगे, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट कहीं ना कहीं करंट में डिस्कस हो ही गया होगा, किसी न किसी फॉर्म में आया ही होगा। लेकिन इसको रिलीजियसली करना पड़ेगा आपको। ठीक है। कितने लोग करेंगे इसके बाद? आप पे तो हमको डाउट हो रहा है, आप जिस हिसाब से सो रहे हैं। आप ही को बोल रहे हैं, बीच बीच में आपका आंख लग रहा है। कोई नहीं, खुशी होगा अगर आप लोग इसको करेंगे तो। देखिए हम लोग एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो हमसे एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर मिले थे, तो इसे बात चल रहा था हम लोग का। हम लोग बोले, पूछे उनसे कि आप लोग कैसे इतना अच्छा लिख लेते हैं। जानते हैं हमको क्या बोला? जब हम लोग जर्नलिज्म में रहते हैं ना, तो हम लोग को ये प्रैक्टिस करवाया जाता है। हम लोग 6 महीना विदाउट फेल स्टॉप वॉच लगा के आधे घंटे लिखते हैं टॉपिक पे। और ये राइटिंग जब लिखते 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 फिर हम लोग किसी भी टॉपिक पे इतना कंटेंट भी आ जाता है और वो फ्लेयर भी आ जाता है, कैसे शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा, शब्द नहीं मिलता रहता है आपको, शब्द का कलेक्शन हो जाएगा। इसका इतना लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट आएगा ना कि आप बाद में हमको, कभी हम लोग नहीं भी मिलेंगे तो मन में थैंक बोलिएगा कि कुछ आप हमको दे के गए थे। बस आपको रिलीजियसली इसको करना है। ठीक है। कुछ इंटरव्यू रिलेटेड पूछना हो तो हम लोग इसको करते, नहीं तो आज हम रैप अप करेंगे।
क्योंकि मतलब फिर से एक बार क्षमा मांगेंगे उन लोगों से जो लोग मेंस और प्रीलिम्स वाले हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ ये बोला गया था कि इंटरव्यू में बीपीएससी, हमको मेरे पास जो कम्युनिकेशन आया उसमें ये बोला गया कि बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू है, करंट अफेयर्स का क्लास ले लीजिए। तो लिखवाने के लिए मेरे पास है, अगर हम लैपटॉप खोलें तो आपको हम बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखवा सकते हैं। हाँ। हाँ, तो अभी इंटरव्यू पॉइंट से जैसे अभी भी बहुत सारा टॉपिक है जिस पे हम लोग मेंस एस्पेक्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको अब बाद में ही किया जाएगा। एक बार मेंस वाले के लिए ना हम लोग सेपरेट बैच ही बनवा लेंगे। तो उसको। नहीं, रेडीमेड के पीछे नहीं भागिए, हम आपको बताते हैं। रेडीमेड आप आंसर दीजिएगा ना, तो सामने वाला फील करता है कि ये रटा रटा है, और कितनी बार टोक देता है। हाँ, यूपीएससी में तो आपको टोक ही देता था उस समय कि फलाने का आंसर दे रहे हो, अपना क्यों नहीं दे रहे हो। तो दो क्वेश्चन का आपको इस जवाब नहीं मिलेगा अभी तक, आप यूपीएससी या बीपीएससी पास भी कर जाइएगा तब तक आप ढूंढते रह जाइएगा। और वो भगवान से मनाइए कि वो नहीं पूछे वाई सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। नहीं, आप उसको थोड़ा जोड़िए ना, अपनी बैकग्राउंड में जाइए, थोड़ा इमोशन स्टोरी बनाइए। जैसे हमसे उस यूपीएससी में नहीं पूछा ये चीज़, लेकिन हमको मॉक इंटरव्यू में पूछा, और जो पूछे थे पद्मनाभ भैया करके एक रिटायर्ड आईएएस थे जो होम सेक्रेटरी रहे थे, पद्मनाभ भैया कमेटी जो पवैड वाले होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो वो बैठे हुए थे मॉक इंटरव्यू, वो हमसे पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो हम बोले कि सर, इट वाज अ ड्रीम ऑफ माय फादर एंड ही पुश्ड मी टू, ही ऑलवेज टोल्ड मी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो कहता है कि सो यू आर लिविंग समवन एल्स ड्रीम। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि तो तुम अपने पाप किसी और का सपना देख रहे हो। हम बोले यस सर, इट वाज माय फादर्स ड्रीम, नाउ इट हैज़ बिकम माइन, एंड द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, हमारा ये अधिकार मतलब हम लोग को एक कर्तव्य, इट इज आवर ड्यूटी, वी थिंक एज ए ड्यूटी टू फुलफिल आवर पेरेंट्स ड्रीम ऑल्सो। जो हमारा समाज है उसमें तो हम लोग ये मान के चलते हैं ना कि भाई अब कुछ अधूरा सपना पिताजी का है वो भी बेटा के थ्रू पूरा होगा। हम यूएस कल्चर में तो नहीं, हम इंडियन। तो यहाँ हम क्या किया, हम इमोशन मारे। तो सर वो था पिताजी का, लेकिन हम जब पिताजी तैयारी का जो सपना था वो हमको पुश करके तैयारी शुरू करवाए, लेकिन अब ये मेरा अपना ड्रीम हो चुका है टू फिलफिल माई फादर्स ड्रीम। तो हो गया ना। अब अभी उसको अब वो बीच में इंटरव्यू रोक के बोला, नो नो इट्स वेरी गुड आंसर। पटना भैया सर जो हैं वो हमको लिटरली बोले कि नो नो इट्स वेरी गुड आंसर, क्योंकि वो हम दिल से बोले थे भाई हाँ ठीक है, मेरे पिताजी हमको फोर्स किए थे, हम इसीलिए आए थे, और ये मेरे साथ था भी। तो हमको इसीलिए आना आए थे। तो आप इसके साथ इसका तरीका हम बताते हैं, देखिए। इसका तरीका ये है कि अभी से 1 घंटा, चाहे आप मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब इंटरव्यू वालों के लिए ये चीज़ है। अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम का मेंस भी देना है तब भी खाने के बाद आधा घंटा, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो आधा घंटा ही निकालिए, अपने डैफ के साथ बैठिए। डैफ लीजिए हाथ में और एक डायरी रखिए, उसमें हर दिन एक वर्ड उठाइए। आज क्या उठाए, तो स्कूलिंग। स्कूलिंग हुआ मान लीजिए सीतामढ़ी से, तो सीतामढ़ी पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। स्कूल का नाम मान लीजिए श्री नवाब उच्च विद्यालय है, तो नवाब क्यों, क्या है स्कूल क्यों, इसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्या, इस तरह से क्वेश्चन रेज कीजिए अभी से। हाँ, स्कूल क्यों चुना, या स्कूल में वहीं घर के बगल था, ये सब तो चलिए ठीक है। तो ये हुआ, मान लीजिए आपका नाम का क्या मतलब है, नाम पे क्या आ सकता है। और लास्ट में जब इसको इस सेशन को रैप अप कीजिएगा तो एक बार वाई सिविल सर्वेंट का आंसर सोचिएगा कि क्या हम बोले। हमको दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमको रटा रटाया आंसर नहीं देना है। कुछ तो निकलेगा अपने मन से, कुछ निकले उसको बोल के प्रैक्टिस कीजिए। वो बोलिएगा तो फिर नहीं बोल पाइएगा, फिर 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर जब इमोशन दिखने लगे कि नहीं अब इस आंसर में इमोशन आ रहा है, तब उसको छोड़िए। क्योंकि तभी ट्रैप से बचेंगे आप पॉसिबल। इसमें अगर मैकेनिकल दे देंगे तो फिर अगले ही पे ट्रैप कर लेगा। अच्छा, तुमको लगता है कि तुम ही इतना टैलेंटेड है कि तुम पूरा डाइवर्सिफाई और चैलेंज लेके, तो इतना दिन से जो कोई कर रहा है वो, कुछ लोग ये कर देते हैं कि हम सर कोई मान लीजिए इंजीनियर होता है,
बोलता है सर बहुत मोनोटोनस हो गया था, इसमें ना डाइवर्सिफाइड जॉब है इसीलिए हम आ गए। ये गलती क्या कर दिया, ये एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपैरिजन कर दिया और वैल्यू जजमेंट अपना दे दिया कि सिविल सर्विसेज ज़्यादा अच्छा है इंजीनियरिंग से। अरे भैया इंजीनियर काम नहीं करेगा, इंजीनियरिंग सर्विस नहीं रहेगा, पावर ग्रिड वाला अगर लाइन नहीं खींचेगा तो घर तक बिजली आएगा। तो आप इसमें ट्रैप में नहीं फंसना है कि वैल्यू जजमेंट की भैया ये अच्छा ये बुरा, इधर जाएंगे ही नहीं हम क्या। तो इस तरह से अपना आंसर फ्रेम कीजिए। डैफ पे अभी से, आज से, मतलब इसको कल के लिए नहीं टालना है, आज से हर एक घंटा, 1 घंटा बिताइए, एक एक वर्ड पे बारे में सोचिए, जो जो आप डैफ पे लिखे हैं, हॉबी क्या है, उसके बारे में क्या क्वेश्चन हो सकता है, उस डायरी में सिर्फ क्वेश्चन रखिए। और फिर उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, जहाज बना के पानी में नहीं डालेंगे, उसको मिरर के सामने लेके बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। या मिरर के सामने नहीं होता तो आजकल सबके हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल को सामने रखिए, रिकॉर्ड कीजिए और उसको लेटर ऑन सुनिए। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो कान में लगा के अपने ही आवाज को सुनने का कोशिश कीजिए। पहले तो आपको इतना भद्दा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं यार, इतना अच्छा तो हम बाहर बोलते हैं, इतना सारा फैन है मेरा, यहाँ कैमरा में बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ वही हो रहा है ना, तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जब आप अपना बोलते हैं ना, अपना बोला हुआ चीज जो है वो आपको हियरिंग बोन्स के थ्रू सुनाई देता है। हम जो अभी बोल रहे हैं तो अपना आवाज ऐसे करके, ये आवाज घूम के कान नहीं आ रहा है, यहाँ से वाइब्रेशन हियरिंग बोन से जा रहा है। और जब आप लैप मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो वो हवा में ट्रेवल होके आ रहा है, यानी कि आप जब अपना रिकॉर्डिंग खुद सुनते हैं तो वही चीज सुन रहे होते हैं जो सामने वाला आपको सुन रहा है, मतलब सामने वाला वही आवाज आपको सुन रहा है। तब समझिए कि अगर उतने पे वो लोग आपका फैन है तो मतलब आवाज ठीक है। तो ये काम करना है, डैफ के साथ बैठना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेशन जब लगेगा। अभी तो हम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में अवेलेबल नहीं है पटना में, वापस आएंगे तो एक सेशन लेंगे। उसमें हमको मतलब आप लोग इनके पास पहले बता दीजिएगा और इसको सेपरेट करवाइए कि मेंस बैच है तो सिर्फ मेंस बैच बैठाइए। इंटरव्यू फोकस गड़बड़ हो जाता है ना, हम नहीं चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी क्लास में इस मोड में गए ही नहीं कि आपको हम कॉपी भरवा दें। कॉपी भरवाने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। आप लोग यहाँ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर सिर्फ मेंस के लिए लगाइए करंट अफेयर्स का, या इंटरव्यू के लिए लगाइए। इंटरव्यू में आना है तो आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहेंगे कि इंटरव्यू वाले बैच में जा रहे हैं वहाँ सर ऐसे ही करेंगे। मेंस में हम सारा ज्ञान देने के बाद लिखवा देते हैं 2 पेज, इतना होता है। हाँ तो इसका सोचिए, इसका सोचिए। हाँ बहुत सारा इंसिडेंट दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिविल सर्वेंट ऑनेस्टी ऑनेस्टी सब बहुत जनरल आंसर हो, थोड़ा और डीप जाना चाहिए इसमें। कि सिविल सर्वेंट का प्रोबिटी इथिक्स वाले पार्ट में तो पूरा जो इथिक्स चैप्टर है उसमें देखेंगे यूपीएससी में पूरा सिविल सर्वेंट का वही दिया हुआ है। उसको उठाइए, कोई एक एग्जांपल दीजिए जहाँ पे आप मन में मन गढ़ंते बनाना है बनाइए, लेकिन अभी आप उसको जिए। मतलब उस लाइफ को जिसको जीना बोलते हैं ना, वो लाइफ जीना सीखिए। कि अभी प्रोबिटी है तो हम पूरा प्रोबिटी हैं, अभी बाहर भी निकलिए तो आप एकदम पूरा ईमानदारी से 3 महीना निकालिए, झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टी जो भी करना है। उससे क्या होगा कि वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगता है। जब आप वही चीज़ बार बार दिमाग में डालते हैं ना तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये काम करना है, जितना ऑनेस्टी बेल ये, और थोड़ा आंसर डीप जाइएगा ना तो बाकी से अलग रखिए। वही चीज़, ऑनेस्टी, वही ट्रांसपेरेंसी, वही अकाउंटेबिलिटी सब सुन रहा है, आप क्या उसको दिए। वो जैसे ऑनेस्टी बोलिएगा वो सो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई आपको लगता है कोई नहीं बोल रहा है, सब बोलेगा, आप उस पर सोचिए ना। आप पहला दिन सोचेंगे तो वही सुपरफिशियल आंसर निकलेगा, थोड़ा और सोचिएगा तो आपको उस पर निकलेगा और अच्छा आंसर। तीसरा दिन जाइएगा तो हम इसका जब स्वॉट एनालिसिस वाला पार्ट था, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू वहां से कैसे चेंज सब होना शुरू हुआ। स्वॉट एनालिसिस में पहला लाइन बोले थे कि आई एम ऑनेस्ट, तो हम जैसे ही बोले आई एम ऑनेस्ट तो देखे कि सब इधर उधर मुंह घुमाने लग गया कि भाई ठीक है सब बोलता है। तब हम उसको दूसरा लाइन दिए कि आई एम वेरी फ्रेंडली पीपल, वेन एवर आई एम विथ एमंग फ्रेंड्स, my friends love to talk to me, and even if they are going through rough phases, they they are very keen to share themselves with me। मतलब शेयर विथ मी
का मतलब आइडिया शेयर, मतलब अपने इमोशंस, ट्रॉमा, ये सब शेयर करने में एकदम नहीं हिचकिचाते हैं। अब यहाँ से वो सुनना शुरू किया, और इसी चीज को हम वीकनेस भी बताए। बोले इसको कैसे वीकनेस बता दिए? तो हम बोले कि ये मेरा वीकनेस भी है, इसलिए वीकनेस है, इसलिए वीकनेस है कि हम बैलेंस क्रिएट करना नहीं जानते। हम इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि आफ्टर सम टाइम दे स्टॉप टेकिंग मी सीरियसली। तो हो गया, एक चीज हम स्ट्रेंथ बताए, वही चीज हम वीकनेस बताए। तो ये क्या है, ये चीज इंप्रेस हुआ नहीं हुआ, उसको एक मैसेज गया कि ये अपने बारे में सोच के आया है। अब हम ऑनेस्टी बोलते, हम टाइम आइम पंक्चुअल, हम हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं, ये सब करते, तो फिर क्या मतलब है? हाँ, आज का एग्जाम्पल नहीं लीजिए, आज बहुत नितिन नवीन के कारण बहुत जाम था, अदरवाइज हम हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक है, आप इमोशनल बोल रहे थे कि इमोशंस को निकालो, जज्बाती वाला बात जो आप कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट को ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, तब थोड़ा सा। सिविल सर्वेंट को ह्यूमन तो होना चाहिए ना, बोला जाता है ना कि आदमी बन के रहिए, मशीन बन के नहीं रहिए। मान लीजिए, अब इमेजिन कीजिए कि एक आदमी, क्या हुआ कि एक आदमी के इस पे पेड़ गिर गया, आंधर तूफान आया तो पेड़ गिर गया, तो एक थाना वाला, दो थाना वाला वहां खड़ा होकर कह रहा था भाई तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में है, दूसरा थाना वाला बोल रहा था तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में है, जड़ मेरे साइड में है, तना तुम्हारे साइड में है। अब अगर उस वैसा डिबेट हो जाए तो सिविल सर्वेंट बनने लायक है? भाई पहले तो हम उसका जान बचाएंगे ना। तो इमोशन दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके सामने रोने लगिए, आप अपने घर का समस्या बताने लग जाइए। लेकिन जहां आप इमोशन पे खेल सकते हैं वहां तो खेलिएगा ना, वो तो आपका एडवांटेज है ना। समझे बात को? कि अगर कोई सब ये आया कि मान लीजिए बाढ़ में आपका घर कभी बचपन में बह गया था, और आप देखे कि बाढ़ का रिलीफ जो आया बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का जान बचा, और वहां से आप इंस्पायर हुए कि सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा चीज़ है, मान लीजिए अगर एक चीज़, तो ये इमोशन तो हम देंगे ना, हाँ सर हम बहुत गरीब घर में थे, मेरा घर बह गया था, ऐसे ऐसे आया, लेकिन फिर मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए कि ये है। तो इमोशन का यूज रेगुलेटेड, आपको हम इमोशनली इंटेलिजेंट होने बोले थे, इमोशनल फूल होने नहीं बोले हैं। इमोशनल फूल होता है कि नहीं नहीं, तो वो वही ना, फूल तो वही होता है जब सामने वाले को दिख जाए कि इमोशनल फूल, मतलब इमोशनल फूल कौन हुआ कि सामने वाला अगर समझ गया कि इमोशनल कार्ड खेल रहा है, तो वो, तो आप इमोशनल फूल हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंट कौन हो गया? जो आपके सामने आके, मोदी जी जब 2014 में बने तो पूरा पार्लियामेंट के सीढ़ी को प्रणाम किए, थोड़ा रोना भी रो लिए, कहीं कहीं रो के स्पीच स्पीच में मम्मी को याद करके रो भी लेते, मतलब ये मत समझिएगा कि हम क्रिटिक्स हैं, मतलब हम एक एग्जाम्पल दे रहे। तो वो क्या है, वो इमोशनल साइड, प्रधानमंत्री को तो सबसे ज्यादा इमोशन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन क्यों वो दिखाते हैं? क्योंकि उससे कनेक्ट होता है पब्लिक। तो वो बुरा नहीं है इमोशन। आप जब अब हर दिन अगर रोने लगेंगे तो फिर आप बोलिएगा कि भैया ये तो गलत बात है। तो वो भी देखते हैं, नहीं करते हैं। इतना सारा मान लीजिए खराब समय रहता है तो एकदम पूरा साइलेंट होकर पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टेररिस्ट अटैक हुआ तो मान लीजिए गए ना काउंटर अटैक करने, तो उस समय तो मीडिया में आके रोना नहीं रोए कि भाई अब ऐसे हो गया, आंख से आंसू गिरा रहे हैं कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं बोले, बदला लेके तब आए। तो कहने का मतलब है कि इमोशन का यूज कहाँ करना है वो भी आप ही का जिम्मेदारी है। इमोशन को कैसे कितना देना है, कितना नहीं देना है। अब क्वेश्चन कुछ पूछा, आप इमोशन पूरा सुना दिए कि हम तो सर एग्जाम में चोरी कर रहे थे, पकड़ा गए, वहां से जेल गए, ऑनेस्टी में बताने लग गया, उसके बाद जेल में गए तो पैसा दे के छूटने का कोशिश किए, नहीं मैं उसमें 10 लाठी और मारा, तो वहां बोर हो जाएगा। एकदम रेगुलेटेड इमोशन मारना है, थोड़ा सा झटका दिए और निकल गए। और ये ऐसे नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पे। ठीक है, मिलते हैं फिर। जितना हो करना क्या है कि हम सर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिए पिछले बार, तो मेरे लिए भी निगेटिव ना हो जाए। ऐसे पता चला आपके लिए निगेटिव हो गया? क्या अंदर से पूछे, मतलब जैसे? हाँ तो मान लीजिए आप अगर फिजिक्स बोले होंगे पढ़ाते हैं तो इतना तो चेक करेगा ना एक बार। हाँ तो ठीक है, अब उसमें आप फिजिक्स का मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते तो वहाँ थोड़ा आपको स्पेसिफिक पड़ेगा, कोई एक डोमेन चुन लीजिए, जो आपका ज्योग्राफी है ये ऑप्शनल, बोले बच्चों को ज्योग्राफी। हाँ तो वही साइंस बोले थे तो साइंस में घुस गया।
तो चेक करेगा ना। अगर आप मैकेनिकल बोलेंगे कि भाई, हमसे पूछेगा कि भाई क्या पढ़ाते थे, तो हम बोलेंगे भाई कि हम सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ाते थे। पूछो कॉन्स्टिट्यूशन पूछना है तो तुम वही ना जीएस में पूछे। वहां तो आपको टू सम एक्सटेंट आपको जस्टिफाई करना होगा ना। और ये मानिए कि इंटरव्यूअर अगर आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है, मतलब आप में इंटरेस्ट ले रहा है। ये सीधा सा बात है। अगर आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड गिराते जाएगा, गिराते जाएगा। आप आंसर कुछ भी करेंगे, आपको अंत में बोलेगा ठीक है, हो गया, चलिए। तो चेक कर रहा था, तो आप उसको ऐसे सब्जेक्ट में, आप वही तो आपका कलाकारी है ना, कि आपको टीचिंग में, टीचिंग से क्या हो सकता है, क्या पढ़ाते हो, और क्या पढ़ाते हो जो फिर उस सब्जेक्ट में घुस गया, अगर उसी का बैकग्राउंड है तो। या फिर शिक्षा विभाग के बारे में, शिक्षा जगत के बारे में, इंडिया और बिहार का शिक्षा के बारे में आपको पूछ सकता है। तो ये तो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना होगा ना। इसीलिए डैफ के साथ बैठे, बोले बैठने के लिए कि जब आप डैफ के साथ बैठेंगे तो जिस दिन आप हॉबी पे आएंगे और टीचिंग पे काम करेंगे, तो आप सारा क्वेश्चन जनरेट करेंगे कि क्या क्या हमसे पूछ सकता है। और प्लस उसमें वो क्वेश्चन भी आएगा जो अब तक आपसे मॉक में पूछा जा चुका है। सबको तो कहीं ना कहीं लिखिएगा ना, लिख के प्रैक्टिस करिएगा। तो ये करते चलना है, ठीक है। थैंक यू।